अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। वो पीछे एक भालू साहब देख रहे हैं, वो मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि वो उसका अपना बड़ा फेवरेट है ज़ैनब द स्टार। अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है मुझे, और ईद मुबारक आपको। और वो खास तौर पर उसने रखा है इसलिए कि वो ईद वो देखना चाहती है। आजकल अपने प्रोग्राम नहीं कर रही है, यूट्यूब पे मूड की बात है उसकी। लेकिन बहरहाल आप सब लोगों को ईद मुबारक। इस खुशियों में कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना है आपने। पूरी दुनिया में जो मुसलमान फ़लस्तीन में पिस रहे हैं, उनको भी हमें याद रखना है। मुसलमान जहाँ कहीं भी हों, हैं तो मुसलमान बहन भाई हैं हमारा, और यही एक हमारे दीन की बड़ाई है कि ये नहीं है कि हम सिर्फ एक खित्ते के अपने मुल्क के हवाले से, एक कस्बे के हवाले से, एक गाँव के हवाले से हमारा जो नुक्ता नज़र है वो पूरी दुनिया के अंदर, और यही तालीम आका दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। चूंकि ईद के दिन है, छुट्टियां हैं, सियासत भी चलनी है, साथ ईद भी चलनी है। आप मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक साहब देख रहे हैं। बड़े अब तजिए इनके बड़े शौक से देखते रहते हैं। अक्सर आप स्पेस पे भी हमारे साथ इकट्ठे देखते हैं। बड़े क्लियर हेडेड है और हालात और वाकयात पे बड़ी नजर रखी हुई है। आज जरा पहले इनसे पूछते हैं कि ईद कैसी गुजर रही है आपकी। जी जी सर, ब्रिगेडियर साहब। thank you very much sir for inviting me on this very special occasion of Eid। आपको देख के तो वैसे ही हमें ऑक्सीजन आ जाती है माशाल्लाह। आप जिस तरह मुजाहिद का किरदार अदा कर रहे हैं इस मुल्क के लिए, तो हम वैसे ही पॉजिटिव हो जाते हैं। ईद माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुजर रही है। मेरी तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले जो हैं, उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। Again, a pleasure for me that you have invited me on this very sacred occasion of Eid. Thank you very much, sir. बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। मैं आपको टर्म करता होता हूँ स्टेट्समैन और पैट्रियट के तौर पर। आपका बहुत दिल शुक्रिया। अंदर से बाहर से इस मुल्क के लिए धड़कता है, और ये यही है, दो चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दीन पे ना मुल्क पे। लेकिन अभी दीन पे आप मामला देख रहे हैं कि एक बड़ी प्लान के साथ एक वीडियो वहाँ सऊदीया के अंदर रिकॉर्ड करवाई गई, और कमाल की बात है। अगर नारे लगे हैं जिंदाबाद के तो वो ठीक है, अगर चोर के लग जाएं तो ठीक नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के नारे ये बर्दाश्त कर रहे हैं, वजह है उनका किरदार बड़ा वाज़ेह है, हर एक को अंदाजा हो चुका है कि ये लोग कौन है। कमाल की बात ये है कि पर्चा दर्ज हो गया पाकिस्तान के अंदर, एक पर्चा नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये पर्चे दर्ज हुए, और ये पर्चों का मजाक नया नहीं, पुराना चला आ रहा है। ब्लास्फेमी ये बनती नहीं है। आप क्या समझते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं या ये वाकई इमरान खान साहब को कॉर्नर करना चाहते हैं? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखें, ये जब माइंडसेट इनका बना था, इन्होंने ये प्लान किया सारा टू ओवरथ्रो इमरान खान विद द हेल्प ऑफ समबडी, और तो उस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज इनके सामने थी बड़ी क्लियर थी कि इमरान साहब की पॉपुलैरिटी जो है दैट वाज एट बे। तो इनकी भी जो इन्होंने इन्वायरमेंट रीड की और बाकियों ने भी रीड की, ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसको धक्का देंगे हम, ये गिर पड़ेगा, उसके बाद पब्लिक हमारे साथ है, हम थोड़ी सी अच्छी गवर्नेंस लेके आएंगे, लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ देंगे और उसकी करेक्टर असैसिनेशन करेंगे, और हेयर ही विल गो फ्रॉम द आउट ऑफ सीन फ्रॉम द पाकिस्तान पॉलिटिक्स। लेकिन ये दो चीज़ें भूल गए थे कि एक तो ये कि पाकिस्तानी लोग बहुत गैरतमंद लोग हैं। वो एंटी वेस्ट एंटी यूएसए सेंटिमेंट्स बहुत है, और गुलामी और हुक्मरानी और डिक्टेशन को बर्दाश्त नहीं करते। ये जब दो चीज़ें बीच में आई तो नैरेटिव टोटली चेंज हो गया, और पॉपुलैरिटी जो 28 पे थी वो 80% पे आ गई। तो फिर इन्होंने जितने भी प्लान बनाए हुए थे वो हवा में उड़ गए। अब ये फ्रस्ट्रेशन है कि इसको काबू कैसे किया जाए। अभी हरडली जो प्लान ये बनाते हैं कि इसकी करेक्टर असैसिनेशन की जाए, इसको फेड आउट किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, लोगों को पकड़ा जाए, जो एक माइंड सेट है, राना सनाउल्लाह माइंड सेट मैं उसको कहता हूँ, मॉडल टाउन माइंड सेट कहता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक आप कह लें कि मिक्स ब्लेंड ऑफ एफर्ट्स है जो डिजाइन की गई हैं। करेक्टर असैसिनेशन जिसमें मूवी भी आएंगे, क्लिप भी आएंगे, पोस्टर भी बन रहे हैं। उसके बाद दिस प्लेइंग ऑफ दिस मस्ट बी कार्ड, ये प्री प्लान था, बनाया गया है। आप देखें वहीं पे बिलावल भुट्टो के हक में जियो भुट्टो जिंदाबाद के नारे भी लगे, उससे पहले नवाज शरीफ, राहिल शरीफ जिंदाबाद के भी नारे लगे, कोई किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया। तो ये प्लान था कि जो ही ये नी जर्क रिएक्शन होता है, इसको लेना है, इसको ब्लो अप करना है मीडिया के ऊपर और सारा ये इल्जाम थोप देना इमरान के ऊपर। बड़े अफसोस की बात है कि आपको पता ही नहीं, जुर्म वहां पे हुआ, आप पर्चा पाकिस्तान में काट रहे हैं। दूसरा ये है, मैंने कंडेम किया इस चीज को कि नहीं होना चाहिए, अपने वी लॉक में भी किया
कि एक तो मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा, दूसरा भुट्टी साहब के जो बाल खींचे गए, तीसरा ये शोर शराबा मस्जिद नबवी के सेन हो या अंदर हो, हाईली कंडेमेबल। लेकिन इसको प्लान किया गया और थोप दिया गया, इनके ऊपर कोई सबूत नहीं है, और ये डिजाइंड एफर्ट है जस्ट टू मलाइन एंड ऑफ कोर्स डिग्रेड, क्रिटिसाइज, और उसके बाद डिसक्रेडिट द इमरान खान एंड द पीटीआई। अच्छा, एक बात और आप बताइएगा अशफाक साहब, इस मुल्क में ये खास तौर पर क्रिमिनल है, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अपनी जगह है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव भी जो सिविल अदारे हैं वो भी इनको प्रोटेक्शन देते हैं। यानी आपने इनकी गवर्नमेंट में देखा होगा, अभी जो गवर्नमेंट जो माजरत के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इनका आना है इस वक्त जो पाकिस्तानी हुकूमत है, कि 24 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज हैं और या जमानतों के ऊपर हैं और किसी ना किसी शक्ल में एफआई में, नैब में। तो ये तो फिर अगर देखा जाए कि इस तरह के माइंडसेट के साथ इस तरह के काम तो होने ही होने है ना, कि जब आप क्रिमिनल साथ बिठाएंगे और उन्हीं को लेकर चलेंगे। और सिर्फ एक इशू नहीं हुआ, आपने देखा आते ही इन्होंने सबसे पहले तो ईसीएल में से सारे लोगों के नाम निकाल दिए ऐसे ही। दूसरा आपने सऊदीया जाना था तो वो जहाज में बैठ के वो सारों को ले जाना कोशिश की, तो आप देख लिया आपने, बड़ा मुश्किल हो गया। अब इस तरह की एफआई और जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हनीफ अब्बासी ने कहा कि शेख रशीद की जो विग उतार लाएगा 50,000 रुपये इनाम देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि इंसाइटमेंट टू ऑफेंस और इतनी दीदा दिलेरी से दे रहे हैं, तो लग ये रहा है कि हमारा सिविल इदारों से एतमाद उठ जाना है। यानी हम नहीं समझते ना, अदालतें अदालतें आपके साथ 24 घंटे इंसाफ की बातें कर रहे हैं। हमने पंजाब असेंबली वाला देख लिया कि वो रात 12 बजे तक बैठे इंतजार करते रहे, लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे खुले नहीं और अगले दिन ये मामला आया और फाइल हाई कोर्ट के ऑफिस से तब पहुंची जब हलफ हो चुका था। तो आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ ये सिविल इदारों का फेलियर नजर आ रहा है, बदनीति नजर आ रही है, या ये सारे चाह रहे हैं कि स्टेटस को ही रहे? बड़ी अच्छी अजहर सिद्दीक साहब बात करें, पूरी कौम का फोकस इस वक्त इसी चीज़ के ऊपर है। एक लॉरेंस जायरिंग की बुक है पाकिस्तान इन द 20th सेंचुरी, आप पढ़िएगा। वो उसमें लिखता है कि पाकिस्तान 1960 तक बिल्कुल ठीक था, उसके बाद इसमें जो खराबियां पैदा होनी शुरू हुई और 90th के बाद ऑनवर्ड जो है पीक पे चलना शुरू हुआ। तीन चार चीज़ें जो उसने हाईलाइट की हैं, उसके रीज़न क्या है। एक तो वो कहता है डायनास्टिक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स है, कि जो बाप दादा आगे पीछे वो बेटे बटाए सारे आके बैठ जाते हैं और उनको फॉर श्योर है जो कुछ मर्जी वो कर लें, उनको कुछ नहीं होना, उन्हीं को पॉलिटिक्स मिलनी, उन्होंने सब कुछ बनना, जैसे पीएम सीएम देख लें। सबसे खराबी की जड़ी है। दूसरा वो कहते हैं कि देर इज नो रूल ऑफ लॉ फॉर द पावरफुल, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है उसने, देर इज नो रूल ऑफ लॉ फॉर द पावरफुल। आपने भी बयान किया, आप देख लें जितने पावरफुल हैं, किसी के केस का फैसला होना तो दूर की बात है, ये कछुए की रफ्तार से भी रेंग नहीं रहे। पेशियों में पेशियां चल रही, जो इंडिक्टमेंट होनी थी वो नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह की 2 साल से पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ हमजा की पड़ी हुई हैं, और बाकी जो केसेस हैं वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। तो देयरफॉर देयर इज नो रूल ऑफ लॉ फॉर द पावरफुल, वो सेकंड काउ है। रूल ऑफ लॉ जो है इन सब के लिए। अच्छा, बाकी जो है आप कल एक समी इब्राहिम साहब के परसों एक वीलॉग सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की भी इन्होंने एक मूवी बनाई हुई है, क्लिप बनाया हुआ है जो गलत किस्म का, और वो इन काफ़ी सारे लोगों की इन्होंने बना के रखी है, उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ये एक माफिया है, इकट्ठा हो गया हुआ है माफिया। ये बाय हुक एंड क्रोक जो है अपने काम करवाता है, और जो अदारे हैं, अदलिया है, आगे बेबस है इनके सामने। आपने अदलिया का, इलेक्शन कमीशन का मूड देख लिया हुआ है। अदलिया में एक बंदा दरखास्त लेके जाता है कि इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, इसके ऊपर ये एलिगेशन है, उसके वकील को जुर्माना कर दिया जाता है। तो लोग कहाँ जाएं, कौन से दरवाजे खटखटाएं? ये दरवाजे बंद हो चुके हैं लोगों को। इंसाफ जो है वो, जो पावरफुल है उसके लिए कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए अदालतें हैं, जेलें हैं, सब कुछ वो चल रहा है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, ये माइंडसेट के साथ आए थे कि हम थोड़ी सी अच्छी गवर्नेंस देंगे, लोगों को इम्प्रेस अपॉन करें, ताकि इमरान का जो एक इमेज है उसको हम फेड आउट करें। यहां जब पॉपुलरिटी उसकी बढ़ गई तो ये अफरा तफरी में आ गए हैं। अफरा तफरी में आ गए कि पता नहीं किस वक्त गिर जाते हैं, तो जो थोड़ा बहुत टाइम स्पैन है उसके बीच में ये सारे जितने हमने काम करने वो कर लें। अभी काम बड़ी प्रायोरिटाइज हैं कि केस इनके सरों पे चढ़े हुए हैं, उनसे भी बचना है। ईसीएल से निकाल लें ताकि जब भागने का मौका है भाग जाएं,
और उसके बाद जो जितने आप देखें कि नामी ग्रामी हैं जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पे अटैक किए, उनके शामिल कर ब्लैकमेल हो रहे हैं, उनको कैबिनेट में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन दावड़ वगैरह हो गया, उसको बाहर ले गए उम्रा के लिए, उसका नाम ईसीएल में अभी तक शामिल है, निकला नहीं है, बाहर ले गए। और फिर उसके बाद आप देखें कि जो वहाँ पे लीडरशिप मिली है जाके सऊदी फरमान रवा को, उसको मोहम्मद बिन सलमान को, उसमें दो स्कॉन्डर्ड बैठे हुए हैं। तो ये बजाय कुछ अच्छा लोगों को देने के कि उन पे अच्छा तो असर क्रिएट हो, लोग इम्प्रेस अपॉन हो, हर एक दिन एक नया ब्लंडर ये करते हैं जिससे लोगों की नफरत इनके खिलाफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मैं सॉरी टू से जो रिस्पाइट देने वाले अदारे हैं, अदलिया है, इलेक्शन कमीशन है, या एफआईए है, या पुलिस है, वो सारे के सारे ये चूंकि क्रिमिनल माइंडसेट है, इनके हाथों में माफिया है, माफिया को पता है कि इनको कैसे कंट्रोल करना है। तो देयरफॉर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द माफिया, और ये एक माइंडसेट के साथ आए हैं, एक ऑब्जेक्टिव है इनका, उसको पूरा करना है। मैं क्लियरली यहाँ पे बैठ के कहता हूँ, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसका फायदा है। पाकिस्तान के मफादात के लिए इनको कोई गर्ज नहीं है। अगर होती तो ये सारे काम ना करते, एफआईए को ना कहते कि जाके हमारे केसों की पैरवी ना करें, ईसीएल से ना निकलवाते, मुजरमों को उस पर ना डालते। ये रिकॉर्ड बन गया। आप 24 कहते हैं, हनीफ को शामिल करके 25 हो गए। ये गिनेस ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आप बाहर की अखबारें पढ़ें, उन पे क्या कैप्शंस लग रही हैं। ये मुल्क की इज्जत हो रही है यहाँ पे, ये कमा के ये पाकिस्तान को दे रहे हैं, बजाय ये कि कुछ ऊपर लेके जाने के, ये नीचे के नीचे तरफ लेके जा रहे हैं, और अपने एक्शन से लोगों के दिलों में नफरत क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक और जबरदस्त बात प्रोग्राम खत्म करने से पहले मैं देखिए, टाइम एक आ गया है और हमें उस पे बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है, और हम कर भी रहे हैं। और सिविल हुकूमतों को जो मज़ाक बना लिया इन्होंने कि अपना डर्टी लीलन जो है वो इदारों पे डालने की कोशिश रहती है कि हम नहीं, पीछे वो हैं। एक नैरेटिव आम सा बिल्ड कर लिया है इन्होंने, और ये सारी जमातों का तरीका है, वारदात यही रहा। आपने गुड गवर्नेंस बेहतर करने की तरफ या और कोई टूल्स ऐसे लगा के ताकि अवाम तक सही हकायक आ सके। आप क्या समझते हैं ये मौजूदा हालात में इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अवाम तक सच दिखाने के लिए क्या इक़दामात किए जाने चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के ऊपर है, और उसके बाद जो आप जैसे मुजाहिद हैं, हमारे जैसे और मीडिया एंकर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको चाहिए। दे आर द वर्क फोर्स एंड दे आर द फ्रंट रनर्स, आगे बैठे हुए। उनको चाहिए कि इस एजेंडे को देखें, और देख के सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बात करना चाहता था, मैंने खुद ये बात नहीं की कि आप कहेंगे कि शायद मैं अपने अदारे का दफा करना चाहता हूँ या उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुप रहा। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये जो डिवाइड क्रिएट हो रही है, उसका फायदा किसको जा रहा है? ऑब्वियसली उन लोगों को जो बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे थे जस्ट टू क्रिएट अ डिवीजन एंड अ गल्फ बिटवीन मैसेज एंड द फौज। एक ऑब्जेक्टिव इनका बड़ा क्लियर है कि जब तक पाकिस्तानी आर्मी खड़ी है, उसके साथ नेशन है, उस वक्त तक ये अपने जो सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकते। वो क्या है? इसराइल है, न्यूक्लियर है, सी पैक है, इंडिया के साथ फ्री, वो सारा आपको पता है, वो नहीं कर सकते। तो डिवीजन क्रिएट कर दी। नो, दे आर वीकनिंग द आर्मी। तो आप हमें इस चीज को समझना होगा। इसको गवर्नमेंट जो है, अपोजिशन जो है, ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी और मीडिया एक्टिविस्ट, ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे एक एजेंडा के साथ आना होगा कि ये जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इसको फाइल करना है हमने। फौज अगर कहेगी, लोग कहेंगे जी कि ये देखें फौज का कोई इसमें इंटरेस्ट है, इस वजह से कर रहे हैं। तो ये कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन एजेंडा फॉर द, आई थिंक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान है, इसको हमने लेके आगे चलना है। गौरव आर्या को वीलॉग आप सुन ले, वो कहता है जी हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के ये अचीव नहीं कर सके जो 2 दिन में अचीव हो गया। वो एक शुरली छोड़ते हैं बीच में, वहां पे बैठ के 37% अकाउंट वहां से ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तानियों के नाम पे बनाए हुए हैं। वो एक मोहम्मद हसन के नाम से अकाउंट जब एक यहाँ पे छोड़ता है, वो हम सारे भेड़ चाल में उसके पीछे लग जाते हैं। हमें हर चीज पे एनालिसिस करना चाहिए, जजमेंट कॉल करनी चाहिए। क्या ये ड्राइव किस वजह से शुरू की हुई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और क्या ये ठीक है या नहीं है, और इसके सब्सिक्वेंट जो है ये पाकिस्तान के ऊपर क्या नुकसान होंगे, उसको सामने रख के हमें अपना एक कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करना है। और बड़ा क्लियरली, हम लेट होते जा रहे हैं इस चीज के पीछे, क्लियरली करना है। और एक साइड पे रख दें अपने जाती मफाद,
पाकिस्तान के मफाद को सामने पकड़ ले, वन पॉइंट एजेंडे के साथ कि पाकिस्तान है, पाक फौज है और अवाम है, ये तीनों जुड़े हुए हैं तो आगे बढ़ेंगे, नहीं होंगे शाम, इराक, सीरिया, यूक्रेन, याद रखें आप, बन जाएंगे आप। बिल्कुल कोई शक नहीं है। वैसे भी अगर देखें 5th जनरेशन वार, 6th जनरेशन हाइब्रिड वार, 7th जनरेशन वार जो चल रही है, टारगेट हमारी पाक फौज के इदारे थे। और मैं बार बार कहता होता हूं कि हमने गजवा हिंद लड़ना है तो गजवा हिंद हमने अजहर सिद्दीक या ब्रिगेडियर इशफाक साहब ने घर बैठ के नहीं लड़ना है, ये पाकिस्तानी फौज ने लड़ना है, इनके माइंड ने लड़ना है। और यही वो लोग हैं कि जिन्होंने पूरी दुनिया में मुसलमानों को कामयाबियां दिलवानी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप आखिर में कौम के लिए ईद के ऊपर कोई खास पैगाम देना चाहें तो जरूर बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कौम को, आपके इमोशंस असाइड, आपके ऑब्जेक्टिव्स असाइड, सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए कॉम्प्रोमाइज कीजिए, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कीजिए और आपस में हार्मनी पैदा करें। बैठ जाएं, डायलॉग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैठें, बातचीत करें और बेटर कंसेंसस के साथ एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें। ऑब्वियसली ज्यादती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, ऑब्वियसली वो करप्ट टोला बैठा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस चीज को अभी हल कैसे करना है, दैट इज अ डिमांडिंग इशू। और ये हम सड़कों पे आएंगे, सब कुछ होगा, प्रेशर होगा, लेकिन अल्टीमेटली तो इलेक्शन में जाना है। तो इलेक्शन की बात की जाए कि कब होने, कैसे होने, उसका एक फ्रेमवर्क, कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाए, बजाय ये कि हम मुल्क में मजीद बदअमनी, मजीद डिसइंटीग्रेशन और क्यास पैदा करें और सीधा इस सब्जेक्टिव के ऊपर जाएं, ताकि आपकी जो क्रिपलिंग इकोनॉमी है, फ्रिजाइल हुई हुई है ऑलरेडी, हर चौथे महीने मांगने के लिए हम निकल जाते हैं, वो हाँ ये ठीक बात हो सही सके और बेहतर, बताइए। हाँ, डायरेक्शन पे जा सके। बहुत शुक्रिया बरगेज साहब आपका। नाजरीन, आप तक देखें, तस्वीर के दोनों रुख रखने जरूरी होते हैं ताकि आप समझ सकें हालात और वाकयात, आपको पल समझ आए। याद रखिएगा, पाक फौज और उसके अंदर जो इदारे हैं, खासतौर पर ISI, वो अवाम की पल्स पर नजर रखे हुए हैं। जो कुछ हो रहा है ये नहीं उनके नोटिस में, उनके नोटिस में है। और वो इस चीजों को बेहतर और आसान तरीके से सेटल भी करेंगे। टाइमिंग का है, डिसीजन जी, उनकी है। इंशाल्लाह। बिल्कुल उनका डिसीजन है, उन्होंने फैसले करने हैं और वो किस तरह करते हैं बेहतर करें। और वो पाकिस्तान के लिए करेंगे, इस दीन के लिए करेंगे और पाकिस्तान, याद रखिएगा। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।